हेलो, दिस इज़ मंजू शर्मा, सी एस एन सी एम में स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे अपने चैनल पर जूम योर स्किल। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स फॉर सी एम ए। रिसेंटली मैंने अपना सी एम ए एग्ज़ाम क्लियर करा है। मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी, मैं आपको बताना चाहूँगी। जो भी अभी सी एम ए की तैयारी कर रहे हैं, कैसे सी एम ए एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता चलता कि क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स क्लियर किए जा सकें। बहुत टाइम लगता है बिकॉज़ यहाँ के जो पासिंग परसेंटेज एंड एग्रीगेट एंड ऑल वो सब जो क्राइटेरिया होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अटेम्प्ट बाई अटेम्प्ट मुश्किल हो जाता है कोई भी प्रोफेशनल कोर्स निकालना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भी सी एम ए स्टूडेंट्स हैं या सी एम ए में एडमिशन लेने वाले हैं या ले चुके हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं सी एम ए को क्लियर करने में। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैंने अपनी जर्नी से सीखे, मैं आज वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आइए डिस्कस करते हैं। दिस इज़ व्हाट बुक्स। बिकॉज क्या होता है, हम कई बार अपनी जो सी एम ए की बुक्स होती हैं, हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है, हम उसे कई बार इग्नोर कर देते हैं। गाइज़, मैंने अपने सी एम ए स्टडी मटेरियल को इग्नोर नहीं करा था। मैंने अपनी पूरी सी एम ए की जो स्टडी है वो स्टडी मटेरियल से ही करी थी। बिकॉज स्टडी मटेरियल में कुछ जगहों पर आपको लगेगा कि हाँ डिस्क्रिपेंसीज है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इफ़ यू विल रेफर योर स्टडी मटेरियल दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे नोट्स एक्यूमुलेट कर लेते हैं यहाँ से वहाँ से, और वो नोट्स पढ़ने का ही टाइम नहीं मिल पाता। मैंने क्या करा था, मैंने अपने स्टडी मटेरियल से ही स्टडी करी। बिकॉज स्टडी मटेरियल में जितना लिखा है इट इज़ मोर देन सफिशेंट। आप भी अपना स्टडी मटेरियल रेफ़र करें। स्टडी मटेरियल को बिल्कुल नहीं छोड़ना और उसी से ही रेफ़र करना है। बट कई बार क्या होता है, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट स्टडी मटेरियल में नहीं समझ आते, ऑफ कोर्स देन यू कैन टेक हेल्प विद द यूट्यूब उस कॉन्सेप्ट को और या उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। बट ट्राई कि आप स्टडी मटेरियल से ही स्टडी करें। एंड नेक्स्ट है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने स्टडी मटेरियल को खोलोगे ना, फर्स्ट पेज आपका होता है सिलेबस स्ट्रक्चर, जिसमें आपका वेटेज दिया होता है कि कौन सा चैप्टर कौन सी वेटेज रखता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम सारे चैप्टर कवर करने की कोशिश करते हैं, और इतने शॉर्ट स्पेन में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और इतने इतने चैप्टर्स होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो करी, जैसे मैंने एक एग्जांपल इसमें लिया हुआ है, फाइनल ईयर का पेपर है ये। इस केस में क्या है, जैसे पार्ट ए पार्ट बी दो दो हैं, 50-50% के वेटेज रखते हैं। पार्ट ए में मैंने क्या करा था, 50% मतलब पूरे सारे चैप्टर्स करे थे। एंड पार्ट बी में मैंने सिर्फ दो ही चैप्टर्स उठाए थे। उसमें क्या होता, 50 and 30, 80 मेरा एग्रीगेट बैठा था। और जैसे मैंने 80 का तैयारी करा, 80 का तैयारी करने के बाद क्या हुआ, अब जब मैं एग्ज़ाम में बैठी तो एटलीस्ट मुझे पता है मुझे 80 का प्रॉपर तरीके से आता है। नहीं भी था तो मुझे पता है कि हाँ 70-75 का तो मुझे अटेम्प्ट करना ही है। बिकॉज क्या होता है, हम जो करके जाते हैं ना, उसको उतना अच्छी तरीके से करना है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आए ना, मैं अटेम्प्ट कर सकूँ। 20 मार्क्स के का मैंने नहीं हाथ लगाया था, बाकी 80 मार्क्स का मैंने प्रिपेयर ठीक से करा था। आपको भी ऐसे ही करना है। हर चैप्टर मतलब हर उसका सब्जेक्ट का है ना, आपको सिलेबस स्ट्रक्चर देखना है, वेटेज देखना है, किसका वेटेज किस हिसाब से बैठता है। आपको जो कंफर्टेबल वेटेज लगता है ना, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड देन मैं क्या करती थी, जैसे मैंने परफॉर्मेंस फर्स्ट जैसे मैंने चैप्टर उठाया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसमें मैंने की नोट्स बनाए। उस की नोट्स के थ्रू ही मैंने पढ़ाई करी, पूरे चैप्टर को मैंने गो थ्रू करा। उसके डिफरेंट डिफरेंट, जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव आ गया या क्या क्या टाइप्स हैं, उस तरीके से मैंने की नोट्स बना लिए। मतलब एक अलग से नोटबुक लेके मैंने अपने हाथों से सारे की नोट्स बनाए कि हाँ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड देन फर्दर जो जो आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक्स आते गए। एंड उसके बाद होता क्या है, जैसे मैंने उस चीज़ को समझ लिया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद क्या होता है, आपको ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यही मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं
कि हम मगअप तो सारा कर लेते हैं, बट बहुत सारा थियरी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारा दिमाग उतने कैपेबल नहीं हो पाता कि सारी चीज़ों को याद रख सके। सो जो याद करा ना उसको अपने हाथ से लिखना ज़रूरी है, मतलब जो पॉइंटर्स याद कर रहे हैं या जो भी आपने चीज़ याद करी है उसको सेम डे में ना, बिकॉज लिखने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, आधे से 1 घंटा लगेगा, बट आपको वो इतना पक्का याद हो जाएगा ना कि हाँ, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे आप अच्छी तरीके से अपने पॉइंट्स रिकॉल कर पाओगे कि ये था ये था ये था। सो जब भी आपका चैप्टर फिनिश होता है, सो थेरी के केस में जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होता है, मेक श्योर आप कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको अपने हाथ से लिख कर ज़रूर देखें। बिकॉज मेरे टाइम पे भी होता था, बहुत सारी चीज़ों में मैं स्किप कर जाती थी, हाँ ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, फिर जब मैं मैच करती थी मुझे पता चलता था हाँ ये मैंने गलती कर दी है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलतियाँ कर बैठते हैं। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, क्या होता है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं नहीं याद रहता, भूल जाते हैं। सो मैंने क्या करा, A3 का पेपर लिया, उस पर जो मतलब शॉर्टर, उसमें ये मेरे ऑब्जेक्टिव है, ये मेरे टाइप्स हैं, ऐसे ऐसे करके, या की फार्मूलाज वगैरह जहाँ पे मैं पढ़ती थी, मैं अपना वहाँ पर वो ऐसे A3 के पेपर्स लगा लिया करती थी। सो जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ या मैं इधर उधर जा रही हूँ तो क्या होगा, कई बार नज़र पड़ती थी तो वो दिमाग में ना बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता था। बस बार बार उस वॉल पर देख रहे हो, बार बार आपने जो चीज़ लिख रखी है 2-3 बार ही आपकी नज़र पड़ेगी, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। सो ये की नोट्स बहुत मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे, और जैसे ही मुझे बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ें आ जाती थी, फिर मैं उस की नोट्स को हटा के दूसरे सब्जेक्ट का की नोट लगा दिया करती थी। सो अपने हाथ से की नोट्स लिखे हुए A3 साइज़ के पेपर पे ज़रूर लगाओ। एंड ऑफ कोर्स सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं तो वो टेंशन तो होती ही है, तो इस दौरान आपको कंसिस्टेंसी एंड फोकस बहुत बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज के टाइम में क्या है, हमारे सोशल मीडिया, हमारे इतने सारे एंटरटेनमेंट के वेज क्रिएट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं डी फोकस पढ़ते पढ़ते हो ही जाते हैं। तो फोकस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया है ना, ये करना है, एडमिशन लिया है तो मतलब करना ही है। सो वो पागलपन तभी आएगा जब वो फोकस क्रिएट होगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो अगर रेगुलरली, अगर आपने 1 वीक का टारगेट बनाया कि हाँ मेरे को एक चैप्टर उठाया है, मैंने 1 वीक में मेरे को फिनिश करना है, तो 1 वीक में उसको फिनिश करना है इन एनी केस। तो वो लिवरेज नहीं देनी, वो लेजीनेस नहीं लेकर आना, हाँ 1 वीक का टारगेट लेके उस चैप्टर को फिनिश करना ही है इन एनी केस। एंड इसके बाद क्या होता है, जब आपकी प्रिपरेशन वगैरह हो जाती है सब, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, तो एग्ज़ाम में है ना हमेशा याद रखो, जो भी आप आंसर्स कर रहे हो ना, स्पेसिफिकली फॉर थियोरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए ना पॉइंटर्स में आंसर लिखो। बिकॉज पॉइंटर्स में जब आंसर लिखते हैं ना तो एग्जामिनर जो चेक करता है उसको बहुत अच्छी तरीके से वो पॉइंटर्स समझ आते हैं। एंड जो थियरी के क्वेश्चन में पूछा है ना, बस वही स्पेसिफिक आंसर लिखना होता है। कई बार क्या होता है, हम इतना डिटेल में लिख देते हैं, एग्जामिनर पढ़ता भी नहीं है। तो विद दिस आई वुड से स्पेसिफिक रहना है, आंसर के साथ पॉइंटर्स के साथ लिखना है। और जैसे आपका सिलेबस ख़त्म होता है, सो मेक श्योर आप अपने MCQs ज़रूर रेफ़र करो, जो हमारी CMA की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। एंड लास्ट 5 ईयर्स के स्कैनर्स, जस्ट बिकॉज अभी आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है, आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है, तो लास्ट 5 ईयर्स के स्कैनर्स के जो क्वेश्चन है ना, बस एक बार ही गो थ्रू कर लो, पढ़ लो कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। बिकॉज उसमें है ना बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, बिकॉज चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना, सारे क्वेश्चन आते होंगे, बट 1-2 क्वेश्चन ऐसा ज़रूर टकराएगा कि वहाँ पर वो क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा या पता नहीं होगा। तो एटलीस्ट उसमें से इतना कर सकते हो कि वो क्वेश्चन उठा के पढ़ लिया या उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आपके MCQs भी हो गए, आपके लास्ट 5 ईयर्स के स्कैनर्स भी हो गए। एंड देन इन दैट केस आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, जब भी आप अपेयर करोगे ना एग्ज़ाम देने के लिए, आप ईजिली CMA के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। जस्ट मैंने जॉब के साथ रह के करा, सो कहीं ना कहीं जॉब के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज हमारे जॉब के टाइमिंग्स इतने मतलब कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होते हैं, टाइम निकालना, फिर थकावट भी हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। सो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑफिस से आके शाम को मतलब 8 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़ती थी, फिर सैटरडे संडे फिर पढ़ती थी, तो कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी, वो फोकस बरकरार रखा। एंड फाइनली आई ऑल्सो got this result, CMA completed. So I wish you
good luck to all the students who are in CMA final, who are in CMA intermediate, or who are in foundation and took the admission recently. So don't be afraid, don't discourage, don't get negative that I will not be able to complete. I have done this much number of attempts. I know if you have taken the admission, you will definitely gonna to complete it. So be affirm with the decision. So thank you very much watching this video, and I would request to subscribe my channel, and if you really like this video, please hit the like button. Thank you everyone.